देश के अग्रणी कथाकारों में स्थान रखने वाले युवा कथाकार पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। हर एक फ्रेंड कमीना होता है। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पत्र के आरंभ में कोई भी औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ। पत्र जिस मनोस्थिति में लिख रहा हूँ उसमें औपचारिकता की कोई गुंजाइश भी नहीं है। पता नहीं ये पत्र तुमको मिलेगा तो तुम इसको सहज भाव से ले पाओगी भी या नहीं, कुछ नहीं जानता। बस ये जानता हूँ कि तुमको पत्र लिखने के लिए बहुत दिनों से अपने अंदर का अपराध बोध दबाव डाल रहा था। काफ़ी दिनों तक तो टालता रहा, लेकिन जब टालने से बाहर बात हो गई तो अंत में लिखना ही पड़ा। लगभग 20 सालों बाद किसी भी रूप में कोई संपर्क करते हुए ये पत्र तुमको लिख रहा हूँ। 20 साल का अंतर एक अच्छा खासा अंतर होता है। इस बीच में एक जीवन परिवर्तन के कई कई दौर देख लेता है, और इन 20 सालों में तो परिवर्तन का चक्र कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ चला है। जीवन में जो तेज़ी आ गई है वो हैरान कर देती है, किंतु फिर भी कहीं ना कुछ ऐसा होता है जो ठहरा होता है। तुम्हें याद होगा, प्रोफेसर झा हमें फॉसिल्स के बारे में पढ़ाया करते थे। नहीं याद है झा सर? अरे वही बॉटनी के प्रोफेसर जो अपने ऑफिस में बैठ कर चुरुट पीते थे। वो हमें बताते थे फॉसिल्स के बारे में कि किस प्रकार कुछ वनस्पतियाँ, कुछ कीड़े मकोड़े, जानवर कहीं दब जाते हैं और उसके बाद लाखों सालों तक वहाँ उसी प्रकार दबे रहते हैं, समय के तेज चक्र से अपरिवर्तित रहते हुए। बाद में कहीं कोई खोज करते हुए उन्हें ढूंढ निकालता है, और वो फॉसिल्स उस समय की जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं। हमारे जीवन में भी कई सारी घटनाएं, वस्तुएं, लोग फॉसिल्स बन जाते हैं। उन पर समय का कोई असर नहीं होता है। जब भी कुरेदो तो उसी प्रकार सुरक्षित रखे मिलते हैं। तुम्हें याद होगा शायद कि हमारे फाइनल की परीक्षाओं के दौरान ही खबर मिली थी कि प्रोफेसर झा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। झा सर को मरे आज भले ही 20 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी वो चुरुट पीने का स्टाइल आज भी मेरे मन में फॉसिल्स की तरह सुरक्षित है। उसी नॉस्टैल्जिया में मैंने भी एक दो बार चुरुट पीने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात नहीं आ पाई जो झा सर में आती थी। कुछ चीज़ें शायद कुछ लोगों के लिए ही बनी होती हैं, जैसे तुम्हारा वो बैंगनी फूलों वाला सलवार कुर्ता जिस पर तुम प्लेन बैंगनी दुपट्टा डालती थी। बात उसी बैंगनी सलवार कुर्ते से शुरू की जाए तो मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि मुझे तो अभी भी ये तक पता नहीं कि तुमको कुछ पता भी था या नहीं। तुम्हें मैंने पहली बार उसी बैंगनी सलवार कुर्ते में देखा था। मुझे अब तक अच्छी तरह याद है कि तुमने शंकु के आकार की बैंगनी बिंदी भी लगाई थी। किसी कारण के चलते मैं पहली बार में सेकेंड ईयर क्लियर नहीं कर पाया था, और जब क्लियर किया तब तक मेरे साथ के सब स्टूडेंट आगे निकल चुके थे। तब आज की तरह सेमेस्टर तो होते नहीं थे। तब तो ये था कि फेल हुए तो गया पूरा साल। दूसरी बार जब सेकेंड ईयर क्लियर करके फाइनल आया तो क्लास में अपने से एक साल जूनियर स्टूडेंट के साथ बैठना पड़ा था मुझे। उनमें तुम भी थी। जब फाइनल की पहली क्लास अटेंड की थी मैंने, तो उस पहली क्लास में तुम नज़र आई थी। सांवले से भी कुछ अधिक सांवला रंग, बैंगनी सलवार कुर्ता, बैंगनी दुपट्टा और बैंगनी बिंदी। हो सकता है किसी को गहरे सांवले रंग पर बैंगनी रंग पहनना अच्छा ना लगे। हो सकता है कि इसे ड्रेस सेंस के हिसाब से इसको बहुत ऑड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता हो, पर यकीन जानो मेरे लिए तो वो ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। गहरे सांवले रंग पर छाया हुआ गहरा बैंगनी रंग, जैसे शीशम के सांवले गहरे तने पर बोगनवेलिया की बेला छाई हुई हो। मैं देखता ही रहा, बस देखता ही रहा। सांवले रंग में इतनी खूबसूरती हो सकती है ये मुझे पता ही नहीं था, और ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है कि बैंगनी रंग उस दिन के बाद से मेरे लिए सबसे फेवरेट हो गया था। मेरे सीधे हाथ की किसी उंगली में एक अंगूठी हुआ करती थी। वो पुखराज की अंगूठी थी। सेकेंड ईयर में मेरे लुढ़क जाने के बाद माँ ने किसी ज्योतिषी से पूछकर मेरे लिए बनवाई थी। बताया गया था कि मेरा गुरु कमज़ोर है, इसलिए अंगूठी पहनना जरूरी है। उसी पुखराज की अंगूठी को इस प्रकार से आँख के पास एंगल बनाता रहा कि उसमें तुम्हारा अक्स नज़र आता रहे। गुरु को मजबूत करने के लिए पहनाई गई अंगूठी उस दिन मेरे शुक्र को मजबूत करने का काम करती रही। मेरी दुनिया
उस पीले पुखराज में नजर आ रहे तुम्हारे बैंगनी अक्स को देख देख कर बैंगनी पीली हो गई थी। पूरी क्लास में घुलने मिलने में कुछ समय लगा था मुझे। हालांकि सब जूनियर ही थे, लेकिन फिर भी साथ के स्टूडेंट तो नहीं थे ना। उस क्लास में कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी थे जो स्कूल से ही साथ साथ पढ़ते चले आ रहे थे और अब कॉलेज में भी ग्रुप का ग्रुप साथ में ही था। मैं उनके लिए बाहरी था, मगर फिर धीरे धीरे मैं उनमें एडजस्ट हो गया। तुमसे भी बातचीत शुरू हो गई थी, मगर उतनी नहीं। तुम्हारे ग्रुप के लड़के तुम्हारे साथ ज़्यादा घुल मिल कर बातें कर लेते थे। मेरे मन में एक हिचक थी। एक छोटे कस्बे के 20 साल पहले के उस स्टूडेंट के मन में वो हिचक स्वाभाविक होती थी। भले ही कॉलेज कोएड था, लेकिन संस्कार कोएड के नहीं थे, और मेरे मामले में तो शायद एक चोर भी मन में था जो हिचक पैदा करता था। राजेश हीटर तुम्हारे सबसे करीब हुआ करता था। सबसे पहले तो मुझे इस नाम ने ही परेशान कर दिया था, बाद में नाम वाले से भी परेशानी हुई। राजेश के नाम के साथ लगे हुए हीटर शब्द से मैं हैरत में पड़ गया था। तुम सब तो स्कूल समय के ही सहपाठी रह चुके थे, इसलिए एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे, मगर मुझे तो पता नहीं था कि यह हीटर क्या भला है। तुम लोगों से ही पता चला था कि राजेश बचपन में कूलर को हीटर कहता था, और इसी कारण तुम लोगों ने स्कूल के दिनों में उसका नाम राजेश हीटर रख दिया था। इसलिए भी क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में 2 राजेश थे। दोनों राजेशों को अलग अलग कैसे किया जाए, इसलिए राजेश सोनी को राजेश हीटर कर दिया गया था, और राजेश हीटर तुम्हारे सबसे करीब था। पता चला कि तुम दोनों के परिवारों में भी आपस में खूब अच्छी जान पहचान है। राजेश के परिवार की जेवरों की दुकान थी और तुम्हारा परिवार उस दुकान का पुराना ग्राहक था। इस कारण तुम दोनों में खूब घुटती थी। ये घुटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा, तुम्हें ये तो लग रहा होगा कि अचानक ये मैं 20 साल पुराना किस्सा कहाँ से ले बैठा हूँ। असल में उसके पीछे भी एक कारण है। कुछ दिनों पहले मैंने 2 फिल्में देखी थीं। उनमें से एक फिल्म का नाम था 10वीं दानियाँ। दूसरी फिल्म का जिक्र पत्र में आगे कहीं आएगा। उस फिल्म का हीरो एक लिस्ट बनाकर वो सारे काम करता है जो वो करना चाहता है। मुझे ये थीम बहुत पसंद आई थी। हम सब अपने अपने जीवन में एक लिस्ट हमेशा बनाए रहते हैं, और उस लिस्ट में कुछ काम ऐसे होते हैं जो टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं। हमारे अंदर एक धधकती हुई इच्छा हमेशा विद्यमान रहती है कि काश हम इन कामों को कर सकें। काश इसलिए कि हम इन कामों को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और ये इच्छाएं काश बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। 10वीं दानिया का हीरो अपने जीवन में इन्हीं सारे काशों की लिस्ट बनाकर मरने से पहले उन्हें पूरा करता है। मैंने भी वैसी ही कोई लिस्ट बनाई हो ऐसा तो नहीं है, और ना ही दूसरा कारण भी मेरे साथ है, मगर फिर भी कुछ इच्छाओं को पूरा करने की मन में आई, जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन के सबसे बड़े काश हैं। वे काश जो फॉसिल्स की तरह मेरे जीवन में कहीं कहीं जमे हुए हैं, और उसी कारण ये पत्र लिख रहा हूँ। तो हुआ ये कि फाइनल करने के बाद पूरी क्लास पीजी की अलग अलग कक्षाओं में बंट गई थी। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ भी गए थे। हम 6 स्टूडेंट्स ने सबसे टफ सब्जेक्ट लिया था, रसायन में मास्टर डिग्री। हम 6 जो थे 3 लड़के और 3 लड़कियां। ऐसा किसी फिल्मी गणित के चलते नहीं हुआ था कि 3 लड़के और 3 ही लड़कियां। वैसे भी तुम्हारे अलावा जो बाकी 2 थीं वो लड़कियां थीं ही कब, वो तो बहनजियाँ थीं। मोटे फ्रेम का चश्मा लगाने वाली बेला और हरदम पढ़ाई की बातें करने वाली मीना। हाँ, लड़के हम तीनों ठीक ठाक थे। मैं, राजेश हीटर और तीसरा धनंजय। मुझे रसायन हमेशा से ही डराता था, और उसी में मेरे सबसे कम नंबर आते थे। लेकिन मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि तुमने रसायन में पीजी करने का निर्णय पहले ही ले लिया था, और तुम्हारे कारण ही राजेश हीटर ने भी रसायन लेने का निर्णय लिया था। ये दोनों ही कारण मिलकर तीसरा कारण बने मेरे रसायन लेने का। रसायन में पीजी के अपने कॉलेज के पिछले रिजल्ट भी डरावने थे। हमसे ठीक पहले के साल में जो 5 स्टूडेंट्स पीजी कर रहे थे वे सबके सब फेल हो गए थे, और इस साल वे सारे समाजशास्त्र में एमए कर रहे थे। रसायन शास्त्र का विभाग पीजी के अपने खराब रिजल्ट के कारण पूरे कॉलेज में बदनाम था। जब मैंने रसायन में पीजी का फॉर्म भरा तो मुझे भांति भांति के लोगों ने भांति भांति से डराया था।
लेकिन मेरे अंदर तुम्हें लेकर जो रसायन और उस रसायन से जो शास्त्र बन रहा था, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी रसायन में पीजी करूं। मुझे बहुत बोरिंग लगता था कागज़ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की रासायनिक क्रिया को दिखाना, जिसमें पानी और नमक बनता था। पानी और नमक बन जाए वहाँ तक भी ठीक, लेकिन समीकरण में साम्य स्थापित करो कि एक भी एटम कम ना हो जाए। जो कम हो गया तो समीकरण असंतुलित हो जाएगा। मैं बॉटनी में पीजी करना चाहता था। बॉटनी मेरा पसंदीदा विषय थी और बॉटनी पढ़ाने वाली शेफाली मैडम भी। तुम्हें तो याद ही होगा कि फाइनल में सबसे अच्छा हर्बेरियम कलेक्शन मैंने ही बनाया था। जाने कहाँ कहाँ से जंगलों की, खेतों की खाक छान छान कर पत्तियाँ और फूल जमा किए थे। उनको कॉपियों में दबा दबा कर सुखाकर फिर ड्राइंग शीट पर चिपका कर हर्बेरियम कलेक्शन बनाया था, शेफाली मैडम को प्रभावित करने के लिए। कामयाब भी हुआ था। पूरी क्लास को दिखाया था उन्होंने मेरा हर्बेरियम कलेक्शन। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं दिए थे उन्होंने। मैंने उनका नाम हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस रखा था। तुम्हें तो याद होगा कि गुड़हल के फूल का बॉटनिकल नाम होता है ये। तुम शायद जवा कुसुम कहती थी गुड़हल को, अपने किसी बंगाली पड़ोसी के कारण। शेफाली मैडम जिस प्रकार से हमेशा लाल कपड़े पहनती थीं, उसके चलते ही वो नाम दिया था मैंने उनको। शायद उन्हें भी पता चल गया था कि मैंने उनको ये नाम दिया हुआ है। मैं समझता था कि वो इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल में मिले नंबरों ने मेरी गलतफहमी को दूर कर दिया था। बुरा मानना था तो झा सर को मानना था, जिनको चुरुट पीने की आदत के कारण मैंने उनको तंबाकू का बॉटनिकल नाम निकाटियाना टैबुकम नाम दिया था, जिसको और शॉर्ट करके हम उनको टबैकुम बुलाते थे। मगर वो बेचारे तो बुरा मानने से पहले ही चल बसे। खैर, तो लब्बो लुभाव ये कि शेफाली मैडम के लाल रंग और तुम्हारे बैंगनी रंग के बीच तुम्हारा ये बैंगनी रंग जीत गया। वैसे भी शेफाली मैडम मेरे लिए गूलर का फूल थी, पत्थर का अचार थी। फिर भी बॉटनी में पीजी न कर पाने का मलाल अभी भी सालता है। जब भी नवरात्रि में दुर्गा पूजा पर गुड़हल के फूल देखता हूँ तो शेफाली मैडम याद आ जाती हैं। रसायन शास्त्र के डिपार्टमेंट में आकर बॉटनी डिपार्टमेंट की याद और शिद्दत से आने लगी थी, क्योंकि रसायन शास्त्र के डिपार्टमेंट में कोई भी मैडम नहीं थी। 3 सर थे, बूढ़े खूसट, और तीनों ही गंजे तुंदियल। और मज़े की बात यह थी कि 3 में से 2 तो गुप्ता थे। कहाँ हिबिस्कस के ललछौएपन से ललियाती बॉटनी की लैब, और कहाँ ये H2S के सड़े अंडे समान गंध से गंधियाती रसायन शास्त्र लैब। मगर धीरे धीरे मलाल कम होता चला गया, इसलिए क्योंकि क्लास में केवल हम 6 ही थे। हम 6 में एक प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग होने लगी थी, दोस्ती की बॉन्डिंग। हम सबके लिए वो एक अलग ही अनुभव था। इतनी छोटी क्लास जिसमें केवल 6 ही स्टूडेंट्स हों। जब भी सब में एका हुआ तो एक साथ कॉलेज नहीं आए, हो गई छुट्टी। बस इसी बॉन्डिंग ने मेरे मन में एक प्रकार का डर पैदा कर दिया था। डर इस बात का कि जब बाकी सबको पता चलेगा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है, तो वे बाकी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम 6 धीरे धीरे एक परिवार की तरह होते जा रहे थे। ऐसे में ये डर आना स्वाभाविक सी बात थी। जो दोस्ती, जो अपनापन हम सबके बीच में पनप चुका था, उसमें एकदम से दरार आ जाएगी। एक अलमस्त ज़िंदगी जिसमें नो फिक्र, नो टेंशन टाइप का जीवन हम जी रहे थे, उसे मैं खोना नहीं चाहता था। पता है, अचानक तुमको एक पत्र लिखने का विचार कैसे आया? कुछ दिनों पहले देखी गई वो दूसरी फिल्म इसके पीछे मुख्य कारण है। उस फिल्म में भी 3 दोस्त थे, मैं, राजेश और धनंजय। फिल्म का नाम था जिंदगी न मिलेगी दोबारा। वो तीनों दोस्त कॉलेज के बरसों बाद फिर से मिलते हैं और उन सारे कामों को करते हैं जिनको करने की वे कॉलेज के समय में सोचते थे। फिल्म की थीम लगभग वैसी ही थी जैसी 10वीं दानिया की थी, लेकिन कुछ अंतर था दोनों में। यहाँ 3 दोस्त मिलते हैं, तीनों मिलकर कुछ फैंटेसियों को पूरा करते हैं, जैसे स्काई डाइविंग, सी डाइविंग और जाने क्या क्या। तीनों की अपनी अपनी एक एक फैंटेसी होती है जिसे वे पूरा करते हैं। ये तीनों बिल्कुल हम तीनों की ही तरह थे, अलमस्त, बिंदास और मस्त मौला टाइप। दोस्तों के बीच तो हर कोई शायद ऐसा ही हो जाता होगा।
किसी ने कहा भी तो है कि हम शरीर से किसी के भी सामने नंगे हो सकते हैं, किंतु मन से, ज़मीर से, आत्मा से हम केवल और केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के सामने ही नंगे हो सकते हैं। ज़िंदगी के वे काम करना जो हमारी फैंटेसी में शामिल रहे हों बहुत ज़रूरी है, मगर उन कामों को भी कर देना चाहिए जो हमारे साथ अपराध बोध बनकर लदे रहते हैं। ये दोनों ही आवश्यक काम होते हैं। लग रहा है ना कि मैं फिल्मी भाषा में बात कर रहा हूँ, उसी कॉलेज वाले मैं की तरह। हाँ, उसी भाषा में बात कर रहा हूँ। वो कॉलेज वाले शब्द छूटते ही कब है। ये अलग बात है कि हम खुद को संयमित करके उन शब्दों का जबान पर आना रोकते हैं। भद्र होने की कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। कॉलेज लाइफ एक समग्र रूप से अभद्र जिंदगी होती है, अपनी सीमित दुनिया में भरपूर अभद्रता से भरा हुआ समय का एक टुकड़ा। तुम्हें लग रहा होगा कि यह भी 10वीं दानिया के हीरो की ही तरह एक स्थगित प्रेम इजहार है जो कि 20 साल बाद हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। हाँ, ये सही है कि इसमें वो 20 साल पुराना प्रेम शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब मैं उसी बात पर आना चाह रहा हूँ। ये सब कुछ जो मैंने भूमिका में लिखा है, ये केवल इसलिए ताकि तुम दोनों उस माहौल में पहुँच जाओ जो उस समय का माहौल था, क्योंकि सब कुछ जानने के लिए उस समय के माहौल में होना बहुत ज़रूरी है। बिना माहौल के कुछ समझ में नहीं आएगा। काश ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा के उन दोस्तों की तरह हम सब भी मिलते और सारी बातों पर चर्चा करते, सारी बातों पर, मगर वो हो नहीं सकता है। इसीलिए ही ये लंबी भूमिका लिखी है। रसायन शास्त्र की वो लैब धीरे धीरे हम में घुलने लगी थी। S2S की वो सड़े अंडे समान गंध कितनी अपनी सी लगने लगी थी हमें। हम सारे उसी गंध के बीच बैठकर समोसों की, कचौरियों की पार्टी करते, अपने साथ लैब असिस्टेंट को भी शामिल कर लेते। प्रैक्टिकल परीक्षा में तो यही लैब असिस्टेंट काम आता था, जो चुपके से बता जाता था कि कौन सी पुड़िया में कौन सा केमिकल रखा गया है। उन्हीं सब के बीच मेरे दिल में कुछ चीज़ें और बढ़ने लगी थीं। जब तुम परख नली में नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट लगाती तो ऐसा लगता कि परख नली में नहीं, बल्कि मेरे दिल में एक भूरा वलय बन रहा है। भूरा वलय जो गाढ़ा होने लगता। इधर तुम कॉपी में नाइट्रेट का कन्फर्मेशन लिखती और इधर दिल में बन रहा भूरा वलय प्रेम का कन्फर्मेशन कर देता। प्रेम का और नाइट्रेट का परीक्षण मुझे हमेशा एक सा ही लगता है। वहाँ परख नली में भूरा वलय बनता, यहाँ दिल में। वहाँ भी परख नली के किनारे किनारे धीरे धीरे केमिकल डाला जाता है, और यहाँ भी। वहाँ भी दोनों केमिकलों के संधि स्थल पर भूरा वलय बनता है, और यहाँ भी। बस अंतर ये होता था कि उस भूरे वलय को तुम देख लेती थीं, और इस भूरे वलय को तुम मेरी सारी कोशिशों के बाद भी देख नहीं पा रही थीं। उसके होने का एहसास तक नहीं कर पा रही थीं। याद होगा एक बार हम सब बारिश में फंस गए थे। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हम कॉलेज से घर नहीं जा पा रहे थे। उस दिन 2 घंटे तक हमने लैब में ही महफिल जमाई थी। तुम सब लोगों के बहुत कहने पर मैंने एक गाना गाया था, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। मुझे लगा था कि ये गाना सुनकर तुम समझ जाओगी कि ये गाना मैं तुम्हारे लिए ही गा रहा हूँ। लेकिन तुम तो थी 90 के दशक की एक छोटे से कस्बे की लड़की, तुमको कहाँ पल्ले पड़ता था ये सब। मुझे याद है कि एक सूरत भूली भाली है, 2 नैना सीधे साधे हैं। अंतरे को गाते समय तुमसे मेरी नज़रें काफ़ी देर तक के लिए मिली थीं। तुम अपनी चिर परिचित मुद्रा में हथेली पर ठोड़ी टिकाए मुस्कुरा रही थीं। तुम्हारी मुस्कुराहट से मुझे लगा था कि मेरा काम हो गया है, मगर कुछ नहीं हुआ। पीजी का पहला साल गाने गाते, समोसे उड़ाते बीत गया। समय आगे खिसक रहा था और मैं तुमसे कह नहीं पा रहा था। जो कुछ मैं बिना कहे समझाना चाह रहा था वो तुम समझ नहीं रही थी। कितनी गधी थी तुम। पहले मैं समझता था कि तुम जानबूझकर सब कुछ समझते हुए भी अनजान बनी हुई हो, मगर नहीं, तुम तो सचमुच ही निरी मूर्ख थी। यदि फ्रेंडशिप की बात कहूँ तो हम सब में ही बहुत मजबूत दोस्ती हो गई थी, जो जाहिर सी बात है तुम्हारे और मेरे बीच में भी थी, मगर वो वैसी ही थी जैसी तुम्हारी धनंजय और राजेश के साथ भी थी। मतलब ये कि मेरे हिस्से में कुछ अधिक नहीं आ रहा था। इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ था। वो ये कि एक बार राजेश और मैं
अपने फाइनल के साथी लड़कों के साथ संडे को क्रिकेट मैच खेलने गए थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे मन में गांठ पड़ गई। उस दिन लड़के राजेश को तुम्हारा नाम ले लेकर बार बार छेड़ रहे थे। हालांकि राजेश उस सब में सहमति नहीं जता रहा था, लेकिन वो उस सब का कोई प्रतिरोध भी नहीं कर रहा था। मौन का नाम सहमति ही होता है। एक दो बार राजेश ने शायद मेरी उपस्थिति को भांपते हुए उन लड़कों पर दिखाने के लिए गुस्सा भी किया, लेकिन वो गुस्सा भी समझ में आ रहा था कि वो नाम का ही है। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। मुझे दो कारणों से बुरा लग रहा था। पहला कारण तो अब तक तुमको पता ही चल गया होगा। दूसरा कारण ये कि हमारी फैकल्टी की किसी लड़की का नाम लेकर दूसरे फैकल्टी वाले लड़के मजाक बना रहे थे, वो भी हमारे ग्रुप का, जिसमें हम 6 लोग किसी परिवार की तरह शामिल थे। मगर मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके भी दो कारण थे। पहला तो ये कि उससे शक की सुई मेरी तरफ घूम जाती, और दूसरा ये कि वे सारे बचपन के साथी थे। मैं उनके लिए आउटसाइडर था। मैं कुछ भी कहता तो हो सकता है कि मुझे ये जवाब मिल जाता कि तुझे क्या पता, इन दोनों का तो स्कूल के समय से ही चक्कर चल रहा है। मेरे लिए वो क्रिकेट का मैच खेल पाना तक मुश्किल हो गया था। मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात मुझे पता तक नहीं है और मैं फिजूल ही कोशिश किए जा रहा हूँ। जब ये लड़के इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बात स्कूल के समय से ही चली आ रही होगी। उस दिन तो मैं चुपा गया, लेकिन मेरे मन में ये बात बैठ गई कि राजेश ही वो कारण है जिसके कारण मैं तुम तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। धीरे धीरे ये शक गहराता गया। अब मैं सामान्य नहीं रह गया था। अब राजेश की हर गतिविधि पर नज़र रखना और उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना मेरा काम हो गया था। विशेषकर तब जब राजेश उन लड़कों के साथ हो या तुम्हारे साथ हो। तुम दोनों जब भी साथ होते तो मैं छिपकर या कभी सामने आकर ही तुम दोनों पर भी निगाह रखता, लेकिन तुम दोनों के व्यवहार में मुझे कहीं भी वैसा कुछ नहीं दिख रहा था जो वो लड़के कह रहे थे। इस बीच कुछ और भी बातें मेरे सामने आईं, जैसे कि तुम्हारा छोटा भाई जो सेकेंड ईयर में पढ़ता था, उसका भी नाम ले लेकर ये लड़के राजेश को छेड़ते रहते थे। तुम्हारे भाई का नाम ले लेकर ये लड़के राजेश को छेड़ते थे कि देख तेरा साला जा रहा है। साला मेरे लिए पानी सर पर गुजर जाने वाली बात थी। बात यहाँ तक और इस कदर बढ़ी हुई है। बहुत दिनों तक नज़र रखने का परिणाम ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारे और राजेश के बीच में तुम्हारी तरफ से तो कुछ नहीं है, लेकिन राजेश के मन में कुछ कोमल तंतु जरूर हैं। उन कोमल तंतुओं को नष्ट करने का मैंने बीड़ा उठा लिया था। मौका भी जल्दी ही मुझे मिल गया। उस दिन बाकी का चारों कॉलेज नहीं आए थे, केवल तुम और मैं ही थे। लैब की खिड़की से लगे हुए इमली के पेड़ की पत्तियां नोचते हुए मैंने धीरे धीरे अपने मन का जहर उगलना शुरू किया था। मैं बोलता गया, तुम सुनती गई और रोती भी गई। मैंने पूरी बात को बदल कर रख दिया था। मैंने ये नहीं कहा लड़के संजय को ऐसे ऐसे चिढ़ाते हैं। मैंने तो ये कहा कि राजेशी लड़कों के सामने इस प्रकार डीके हाँकता है। राजेशी लड़कों को तुम्हारे भाई की तरफ इशारा करके कहता है कि देखो मेरा साला जा रहा है। इस बात पर पहले तो तुमने अपनी आंखें विस्फारित कर दी थी और उसके बाद कुछ जोर जोर से सिसकियां भरी थी। मैंने जाने क्या क्या कहा था। ये कहा कि पूरे कॉलेज में तुम्हारी और राजेश की ही बातें हो रही हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। केवल उन 10-15 लड़कों के बीच होने वाला मजाक था वो। मैंने ये कहा कि राजेश सबके सामने छाती ठोंक ठोंक कर कहता है कि उसने तुमको पटा रखा है। क्षमा करना इस शब्द के लिए, असल में इसका कोई अल्टरनेट नहीं मिल पा रहा। उस दौर के हम कॉलेज के लड़के इसी शब्द का उपयोग करते थे। पता नहीं आज के लड़के क्या उपयोग करते हैं। जबकि राजेश बेचारा तो सार्वजनिक रूप से तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं करता था। मैंने ये कहा कि राजेश ये भी कहता है कि तुम दोनों के परिवारों ने तुम दोनों की शादी की बात भी कर रखी है। ये बात भी मैंने अपने ही मन से गढ़ ली थी। ऐसी और इसी प्रकार की जाने कितनी बातें मैंने तुमसे की, जो मेरे शैतान दिमाग में कुछ तो पहले से ही तैयार थी और कुछ तुरंत ही बनती चली गईं। करीब 1 से 1.5 घंटे तक मैंने तुमसे बातें की, इस शर्त के साथ कि तुम किसी से नहीं कहोगी कि ये बातें तुमको किसने बताई हैं। ये बातें मैं तुम्हारा शुभचिंतक होने के कारण तुमको बता रहा हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुमको ये सब मैंने बताया है। तुमने अपना प्रॉमिस निभाया भी। उसके बाद
2 दिन तुम कॉलेज नहीं आई थी। 2 दिन बाद जब आई तो तुमने हम सबके सामने ही राजेश की लू उतार दी थी। क्या क्या कहा था तुमने उस बेचारे को। तुम रो रही थी, चिल्ला रही थी और बोलती जा रही थी। राजेश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हम सब ने बीच में बहुत मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं रुकी। जितना भला बुरा कह सकती थी उतना कह दिया। राजेश ने भी अपना पक्ष रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम सुनने के मूड में थी ही कब। सब कुछ टूटता चला गया, बिखरता चला गया। राजेश इस बात पर हैरान था कि यह आखिर हुआ क्या। ये सब जो कुछ हुआ उसके पीछे सूत्र क्या है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि राजेश उस दिन शाम को मेरे कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोया था, धनंजय के कमरे पर, जहाँ केवल हम तीनों ही थे। वो रोता जा रहा था और एक ही बात कहता जा रहा था, मैंने क्या किया, मेरी गलती क्या है। उस एक घटना से हम सबके बीच का वो सब कुछ खत्म हो गया जो हम सबको बांधे हुआ था। रसायन के विद्यार्थी थे, सो जानते थे एटॉमिक बॉन्डिंग के बारे में, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अफेक्शन के कारण अलग अलग एटम संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़कर एक नया अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी बना देते हैं। हमें यह भी पता था कि जो जुड़ते हैं वो विखंडित भी हो जाते हैं किसी बाहरी फोर्स के कारण। हमारे रिश्तों में वो बाहरी फोर्स मैं था। हम सबके बीच एक प्रकार का सूनापन आ गया था उस घटना के बाद। हमारी समोसों की, गानों की सारी गतिविधियां बंद हो गईं। मैंने जिस उद्देश्य को लेकर वो सब किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। परीक्षा के बाद तुम शादी करके इंदौर चली जाओगी। तुम्हारी शादी भी इंदौर से ही होगी, लड़के वालों की इच्छानुसार। परीक्षाएं हुईं, हम सब भारी मन से हमेशा के लिए अलग हो गए। उसे हमेशा के लिए ही कहा जाएगा, क्योंकि पीजी भी हो चुका था। अब तो आगे रास्ते अलग अलग होने ही थे। हम सब मिलकर कितना रोए थे उस आखिरी दिन। हमारे जीवन के सुनहरे दिन खत्म हो रहे थे और सामने एक संघर्षों से भरा जीवन नजर आ रहा था, और हम अलग अलग चल दिए, अलग अलग उन रास्तों पर जो कोहरे और धूल से ढके थे, जिन पर आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि ये रास्ते कहाँ लेकर जाएंगे। रोया मैं एक बार और था, तब जब मैं और धनंजय तुम्हारी शादी अटेंड करके इंदौर से लौट रहे थे। राजेश शादी में नहीं गया था। बस की सबसे पिछली सीट पर बैठा मैं अचानक धनंजय की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा था। बस रात के अंधेरों को चीरती हुई चली जा रही थी और मैं रो रहा था। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका था। राजेश और मैं अब भी उसी शहर में रहते हैं। धनंजय यहाँ से तभी चला गया था। बेला और मीना का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। तुम्हारे बारे में बस इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारा भाई मिलता रहता है। उसी ने बताया कि तुमने शादी के बाद पीएचडी की कार्सिनोजिक पदार्थों अर्थात कैंसर उत्पन्न करने वाले पर, और उसके बाद वहीं इंदौर के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। तुम्हारा ईमेल भी उसी ने दिया था। राजेश और मैं उतने ही पक्के दोस्त हैं, अभी तक भी मिलते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं, फिल्में देखते हैं, होटल जाते हैं जहाँ राजेश पीता है और मैं केवल चखना खाकर उसका साथ देता हूँ। बाद में दोनों साथ खाना खाते हैं। अक्सर राजेश उस घटना का जिक्र कर बैठता है, पूरी हैरत के साथ कि आखिर वो क्यों हुआ था, क्या हुआ था। वो घटना उसके जीवन की एक पेचीदा गुत्थी है जो आज इस पत्र के साथ ही सुलझ रही है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये फिल्म राजेश और मैंने साथ ही देखी थी। उसका वो सीन जब दोस्त कन्फेशन करता है कि उसने दोस्त की गर्लफ्रेंड को अपने प्रेम के चलते उससे अलग कर दिया था, देखकर मुझे अपना सीन याद आ गया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि राजेश के सामने उस घटना की सच्चाई खोल दूंगा और तुम्हारे सामने भी। पत्र समाप्त कर रहा हूँ इस आशा के साथ कि तुम राजेश को माफ़ कर देना। नहीं, तुम उससे माफ़ी मांग लेना, गलती उसकी तो थी ही नहीं। इस ईमेल की कॉपी राजेश और धनंजय को भी भेज रहा हूँ। बेला और मीना का ईमेल यदि तुम्हारे पास हो तो इसकी कॉपी उनको भी फॉरवर्ड कर देना। तुमको तो मैं बरसों पहले खो चुका था, आज पूरी तरह से खो रहा हूँ, और आज शायद राजेश को भी खो रहा हूँ। कॉलेज के सुनहरे दिनों की अंतिम याद को खो रहा हूँ। विदा या शायद अलविदा। 10 विदानियाँ। तुम्हारा सबका ही
समीर राज वैद्य। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई एक बेहद संवेदनशील और रोचक भी कहना चाहिए कहानी, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। एक दोस्त द्वारा की गई भूल का कितने साल बाद किया गया कन्फेशन। कहानी आपको पसंद आई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का अच्छा साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।